कोटा विश्वविद्यालय कोटा बीए पाठ द्वितीय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत मैं आज आपको अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्यापन करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि मेरे पूर्व व्याख्यान में मैं इसका विधिवत मंगलाचरण कर चुका हूँ। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित इस नाटक का मंगलाचरण महाकवि ने अपने इष्ट देव देवादिदेव महादेव की अष्टमयी मूर्तियों का जिक्र करते हुए इसका शुभारंभ किया है और भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि हे परम प्रभु, जिनका आपका स्वरूप जिस तरीके से प्रकृति स्वरूप है, यानी जो विधाता जलमयी मूर्ति है आपकी, जो वायुमयी मूर्ति है आपकी, जो पृथ्वी स्वरूपा मूर्ति है आपकी, जो अग्नि स्वरूपा मूर्ति है आपकी, जो यजमान स्वरूपा मूर्ति है, चंद्रमयी और सूर्यमयी जो आपकी विशाल मूर्ति है, और जो आपकी आकाश स्वरूप मूर्ति है, ऐसी आपकी 8 प्रकार की मूर्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और ऐसे भगवान शिव जो 8 प्रकार की मूर्तियों से युक्त है, वो हमारे इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति में हमें आशीर्वाद प्रदान करे, इस भावना के साथ में महाकवि कालिदास ने इस ग्रंथ का शुभारंभ किया था। अब आगे ये नाटक प्रारंभ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, आपने कभी देखे होंगे नाटक, रामलीला रासलीला आप अक्सर देखा करते हैं, कोई भी नाटक आपने देखे होंगे मंच पर, तो सबसे पहले उस मंच पर सीधे पात्र नहीं आया करते। उस नाटक की भूमिका बतलाने के लिए और दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए, दर्शकों में समा बांधने के लिए, जिसको कह सकते हैं अपन इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले उस नाटक के सूत्रधार सबसे पहले आते हैं, जिनको अपने देसी भाषा में नकली कहते हैं। नकली जो हास्य विनोद करते हैं, जोकर टाइप के लोग जो होते हैं, वो सबसे पहले आकर के गाना बजाना शुरू करते हैं। ये नाट्य परंपरा का ये हिस्सा है। तो मंगलाचरण के बाद में सबसे पहले उसी भाव से वो हास्य कलाकार मंच पर आते हैं, और वो हास्य कलाकार आकर के सूत्रधार, जिसको संस्कृत की भाषा में सूत्रधार कहा जाता है, वो आकर के उसके साथ में जो उसकी सखी है, उसकी सहेली है, उसकी पत्नी है, या उसके नाटक की जो नटी जिसको कहा जाता है, नट और नटी जो आते हैं, तो नटी सूत्रधार और नटी उसके साथ जो आती है, तो उससे वो नटी से वो सूत्रधार कहता है कि प्रिय, यदि ये सब काम, नाटक के सब काम जो प्रारंभ होने वाला है, आपने सब काम यदि संपन्न कर लिए हैं, तो आगे और देख लीजिए कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं रह गई है। तो वो नटी कहती है नहीं नहीं, पूरी व्यवस्था कंप्लीट है, आप निश्चित होकर के नाटक का अभिनय प्रारंभ कर सकते हैं। वो कहती है नटी कि आर्य के द्वारा भली भांति निर्देशित अभिनय के कारण किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आपने जिस तरीके से हमें गाइड किया था, वो सब व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है। लेकिन सूत्रधार कहता है, वो नकली या नटी जिसको नट जो कहता है कि नहीं, आप कह रहे हो तो सही बात है, सब व्यवस्थाएं हो चुकी है, ये तो अपन कह रहे हैं, दर्शक लोग क्या कह रहे हैं। तो दर्शकों की भावना क्या है कि जब आप, यद्यपि हर व्यक्ति कोई भी काम शुरू करता है तो वो समझता है कि मैंने कोई भी काम भली भांति संपन्न कर लिया है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रही, लेकिन फिर भी आप जैसा देखते हो दूसरे लोग उसको काम को देखते हैं तो 9 कमी निकाल ही देते हैं। तो वही भाव इस अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक में महाकवि कालिदास ने ये व्यक्त किया है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अच्छी अपनी व्यवस्था कर ले, लेकिन जब तक उस व्यवस्था को देख करके दूसरे लोगों के मुख से उस प्रशंसा जब तक नहीं हो जाती, तब तक वह कार्य सफल नहीं माना जा सकता। और यही भाव सूत्रधार के माध्यम से महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के इस प्रथम श्लोक में व्यक्त, द्वितीय श्लोक में, प्रथम श्लोक तो आपका मंगलाचरण का था और द्वितीय श्लोक सूत्रधार द्वारा इस प्रकार से कहा गया है। देखिए क्या कहा गया, आर्य कथयामि ते भूतार्थम। अब सूत्रधार कहता है कि नटी से कि तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है, कि यद्यपि तुम कह रही हो कि सब व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन सूत्रधार कहता है अपरितोषाद विदुषाम ने साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मनम अप्रत्ययम चेत है। बहुत अच्छा श्लोक है ये। इसमें सूत्रधार कहता है विदुषाम परितोषाद अप्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, कि नटी, हमने यद्यपि पूरी व्यवस्थाएं की है, नाटक को सही ढंग से खेलने के लिए सब पूरी व्यवस्थाएं हमने सही ढंग से की है, लेकिन विदुषाम परितोषाद अप्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, विदुषाम अर्थात विद्वानों के परितोषाद
संतोष पर्यंतक, कि जब तक विद्वान लोग संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये। प्रयोग विज्ञानम अर्थात अपने कौशल साधु अच्छा या सफल न मन्ये नहीं माना जाना चाहिए। कि जब तक विद्वानों को संतोष प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं अपने इस अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। कि ठीक है, हम अपने हिसाब से हम बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जब तक दर्शक लोग इससे सही तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाते, जब तक ये हमारा अभिनय कौशल सफल नहीं माना जा सकता। वही भाव को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि अपरितोषाद विदुषाम ने साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, अर्थात विदुषाम परितोषाद विद्वानों के संतोष पर्यंतक प्रयोग विज्ञानम या अभिनय कौशल या नाट्य कौशल को साधु न मन्ये सफल नहीं माना समझा जा सकता। क्यों नहीं समझा जा सकता? कि एक बहुत अच्छा एक पंक्ति इसमें लिखी है महाकवि कालिदास ने, बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनम अप्रत्यचेत है। बलवदपि शिक्षितानाम, बलवदपि शिक्षितानाम, कि विशेष रूप से शिक्षितानाम अपि, शिक्षितों का भी चेत है, जो चित्त है, जो मन है, आत्मनि अप्रत्यय है, आत्मनि अपने विषय में अप्रत्यय अविश्वास युक्त होता है। चाहे कहते हैं कि जब तक किसी चीज़ को सही तरीके से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मैंने भले कितनी अच्छी तैयारी कर ली है, आपने किसी काम की बहुत बड़ी बातें तैयारी की है, आपको किसी जगह भाषण देना है, आपको एक सामान्य रूप से मैं इस श्लोक को समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको किसी जगह अपनी अभिव्यक्ति से भाषण देना है, लेकिन और आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको अच्छी तरीके से व्यक्त करूँगा, और आपने उस भाषण को उस मंच पर सही ढंग से अपने अनुसार बहुत अच्छा दे दिया है। लेकिन जब तक आप दूसरे लोग आपके उस भाषण की या उद्बोधन की जब तक प्रशंसा नहीं कर देंगे, तब तक वो आप अपने आप में ये रहो, यार पता नहीं मैंने कैसा भाषण दिया, सही दिया कि नहीं दिया। दूसरे आदमी ने कह दिया कि हाँ आपने अच्छा दिया है, तो आप फिर जाकर के संतुष्ट होगे, उससे पहले आप संतुष्ट नहीं होगे। इसी बात को इसमें कहा कि बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनम अपि, बलवदपि शिक्षितानाम अपि चेत आत्मनि अप्रत्यय भवति, कि विशेष रूप से शिक्षितानाम शिक्षितों का भी, अर्थात बहुत अच्छे विद्वानों का भी जो चित्त है, चेत है, जो मन है, आत्मनि अपने विषय में अप्रत्यय अविश्वास पूर्ण होता है। जब तक, कहने का भाव यह है कि जब तक विद्वानों को संतोष प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक विद्वानों को संतोष प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक स्वयं व्यक्ति या मैं, वो सूत्रधार कहता है, जब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ, क्योंकि विशेषतः है अत्यधिक शिक्षित व्यक्तियों का भी मन अपने विषय में अविश्वस्त रहता है। कितनी अच्छी बात कही है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का ये द्वितीय श्लोक, सूत्रधार से जब नटी कहती है कि सब कुछ व्यवस्था ठीक है और अब आइए आप निश्चिंत होकर के अभिनय कौशल अपना प्रदर्शन कीजिए और आप बहुत अच्छा करेंगे, ये मुझे विश्वास है, उसका प्रत्युत्तर में वो सूत्रधार कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि यद्यपि अपने अच्छी तैयारी किए, लेकिन जब तक विद्वान लोग इससे संतुष्ट नहीं हो जाते, जब तक कोई भी व्यक्ति स्वयं के प्रति हमेशा विश्वस्त रहता है। इस श्लोक में यही है कि आप देख रहे हैं कि इसमें एकदम यथार्थ चित्रण किया है। आप परितोषाद श्लोक के पूर्वार्ध में प्रयोक्ति अलंकार है, और सामासिक दृष्टि से देखा जाए तो जैसे कहा गया अभिरूप विद्वांस मनोज्ञान मनोगेश भूष्टा बहुतरा यस्तान संप्रसद सभा परिसिद्धंति अश्यांति भूतार्थम भूत सत्यमार्धम इति। भूत शब्द का अर्थ यथार्थो सत्य से होता है। इस प्रकार से इसमें प्रयोक्ति अलंकार बतलाया गया है। प्रयोक्ति का लक्षण है प्रयोक्ति प्रकारेण यदन्य अभिधेयते वाच्यवाचकम शक्तिभ्याम शून्य नाव अगात्मना। उत्तरार्ध में सामान्य से विशेष का समर्थन किया जा रहा है। जो ये श्लोक है इसका जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध भाग है जिसमें ये कहा गया बलवतपि शिक्षितानाम आत्मना अप्रत्यचेति। तो उत्तरार्ध में सामान्य जो सी बात थी कि अपरितोषा विदुषाम में साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, तो उसका विशेष कथन से इसका समर्थन किया गया है। इसलिए आप कौन सा अलंकार है इसमें? अर्थांतरान्यास नामक अलंकार है।
और आर्य नामक छंद है। आर्य का लक्षण आप सब जानते हैं, यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ पंचदशम आर्य, अर्थात जिसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं और द्वितीय चरण में 18 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है, वहाँ आर्य नामक छंद होता है। ये मात्रिक छंद है और ये बहुत अच्छा उदाहरण आर्य छंद का है। अपरितुषाद विदुषाम ने साधु मन्य प्रयोग ज्ञानम बलवते शिक्षितनाम आत्मनिम प्रत्यय चेत है। जब नटी कहती है, जब इस प्रकार के भाव जब वो सूत्रधार व्यक्त करता है तो नटी कहती है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बात तो सत्य है कि इसके आगे हमें क्या कार्य करना है वो आप हमें बताइए और दूसरे कार्य की आप आज्ञा दीजिए। तो वो सूत्रधार कहता है कि अब और तो क्या करें, अब नाटक को हम प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि समय स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी है कि ग्रीष्म ऋतु का समय है, ग्रीष्म ऋतु का समय, तो आप ग्रीष्म ऋतु के का समय है तो अपन ग्रीष्म ऋतु के समय को आधार बना करके गीतम समय अधिकृत गीतम, तो इस प्रकार के गीत गाते हैं। तो कि बोले हाँ ठीक है। जब ऐसा माहौल था गर्मी के दिनों में, नाटक इससे स्पष्ट होता है कि ये नाटक गर्मी के दिनों में खेला गया था। और सूत्रधार मंच पे आते कहते देखो गर्मी का समय है। अब गर्मी का समय कैसे है, उस गर्मी ग्रीष्म ऋतु का इस तृतीय श्लोक में भली भांति सूत्रधार के माध्यम से महाकवि कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु का बहुत ही अच्छा चित्रण इसमें किया है। अब देखिए, ये कवि की काव्य शैली का प्रतीक, उत्कृष्ट काव्य शैली का प्रतीक है कि आप जब इस श्लोक को पढ़ेंगे तब अनायास ही आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में ग्रीष्म ऋतु का एक तरह से छाया पटल सा आपके मस्तिष्क पे आ जाएगा कि ये जो श्लोक है ये इस ऋतु से संबंधित है। तो यही उत्कृष्ट काव्य शैली का प्रतीक है। अब देखिए सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए इस श्लोक को में क्या कहता है कि सुभग सलिल अवगाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। सुभग सलिल अवगाहा, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में लोग गर्मियों से परेशान होकर के क्या करते हैं, स्नान वगैरह करने का प्रयास करते हैं। स्नान करने से क्या थोड़ी सी राहत होती है। तो गर्मियों में क्या होता है, सुभग सलिल सलिल अवगाहा, सुभग जल में, सुभग सलिल अवगाहा, जल में स्नान करना कैसा लगता है, सुख कर लगता है। सुभग अच्छा लगता है, क्या, सलिल अवगाहा, जल में स्नान करना अच्छा लगता है। जल में निमंजन अर्थात स्नान करना सुख कर प्रतीत होता है। पाटल संसर्गी सुरभि बनवाता है। पाटल संसर्गी, पाटल कहते हैं गुलाब को, कि गुलाब के पुष्पों से संपर्क से वन की जो वायु वह सुरभि बनवाता है, वह सुरभित हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में गुलाब बहुत ज़्यादा खिलते हैं। जब गुलाब के पुष्पों से जो हवा टकराएगी तो उसकी जो वायु है उससे इसमें कहा गया है पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता है। पाटल संसर्ग गुलाब पुष्पों के संपर्क से जो है सुरभि बनवाता है, वन की वायु सुरभित हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। और प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय यानी सघन छाया, सघन छाया में अच्छी सी छाया मिल जाए तो सुलभ निद्रा, उसमें सोने में बड़ा आनंद आता है। सघन छाया में निद्रा सुलभ रहती है। और दिवसा परिणाम रमणीय, दिवसा दिन का जो परिणाम है, दिन का परिणाम क्या है, संध्या। तो संध्या काल का जो समय है दिवसा परिणाम रमणीय है, वह समय रमणीक होता है, अर्थात वो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इसमें ग्रीष्म ऋतु के बारे में जो स्वाभाविक चित्रण किया गया, महाकवि कालिदास की ये शैली है कि वो बिना कहीं सब कुछ कह देते हैं। स्वाभाविक चित्रण किया, देखिए आप कि अपन जो दैनिक दिनचर्या है, आप गर्मी के समय की कल्पना कीजिए। गर्मी के समय में आपको जल में स्नान करना अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है कि ऐसा मन ऐसा करता है कि बार बार नहाते रहे, बहुत देर तक नहाते रहे। तो वही भाव को इस श्लोक में कहा, सुभग सलिल अवगाहा, जल में स्नान करना बहुत ही सुभग यानी अच्छा प्रतीत होता है। पाटल संसर्गी सुरभि बनवाता, अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कहीं गार्डन के आस पास जा रहे हैं, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है
और उसमें सुगंधित हवा का आप महसूस करते हो और कहते हो देखो गुलाबों के संपर्क से जो वायु आ रही है वो कितनी अच्छी आ रही है, बहुत ही सुरभित सुगंधित वायु आ रही है। तो आपको वो, क्योंकि गर्मियों में गुलाब खिलते हैं, गुलाबों के संपर्क से जो वायु टकराती है वो निसंदेह आपको सुरभित लगेगी, सुगंधित लगेगी। तो वही भाव इसमें कहा, पाटल संसर्गी सुरभि बनवाता। और प्रच्छा सुलभ निद्रा, जैसे आप कहीं जंग जा रहे हैं और आपको कोई घने छाया का वृक्ष दिखलाई दे गया तो आपको उसमें बैठने का मन करेगा, बैठोगे तो आपको आपकी थकान मिटेगी, तो आपको थोड़ा सा नींद के झटके भी आएंगे। तो यही भाव उसमें व्यक्त किया है, प्रच्छा सुलभ निद्रा। सघन छाया में सोना बहुत ही सुखकर प्रतीत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और दिवसा परिणाम रमणीय, और दिन का जो अंत का दिन का जो परिणाम है अर्थात संध्या काल का जो समय है वह रमणीक प्रतीत होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो बिल्कुल स्वाभाविक चित्रण किया गया है ग्रीष्म ऋतु का, और इसलिए इसमें आपको पता है इसमें स्वाभाविक अलंकार है। और दूसरा इसमें श्लोक में परिकर अलंकार भी है, क्योंकि श्लोक में सभी विशेषण अभिप्राय से युक्त है। जहाँ अभिप्राय से युक्त विशेषण दिए जाते हैं वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। और जो स्वाभाविक रूप से ग्रीष्म काल का वर्णन है यहाँ पे, इसलिए इसमें स्वाभाविक अलंकार है, जिसका लक्षण है स्वाभाविक दुरूहार्थ स्वक्रिया रूप वर्णन, अर्थात स्वाभाविक क्रियाओं का जहाँ वर्णन किया जाता है वहाँ पर स्वाभाविक नामक अलंकार होता है। तो पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता, पाटला नाम संसर्गेन सुरभय बनवाता, ये सूते पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता। परिणाम रमणीय, परिणामे रमणीय, इसमें तत्पुरुष समास है, जैसे परि नम घ और परिणाम। इस प्रकार से ये बहुत ही ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक चित्रण करने वाला ये श्लोक है, जिसको कविवर कालिदास ने बहुत भली भांति स्वाभाविक रूप से चित्रित किया है। तो सूत्रधार कहता है कि और कुछ नहीं करें अपन, चलो इस नाटक तो प्रारंभ होता रहेगा, अभी जब तक पात्र वगैरह तैयार हो रहे हैं तो अपन ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर के गीत गाते हैं। तो वो ये जो एक तरह से ग्रीष्म ऋतु के लिए जो गाया हुआ गीत है उसी से के संदर्भ में ये श्लोक प्रतिपादित किया गया। इस प्रकार इस ग्रंथ का प्रारंभ सूत्रधार द्वारा ग्रीष्म ऋतु के चित्रण के साथ किया जाता है। तो ये तो अब आगे भी ग्रीष्म ऋतु का चित्रण किया गया है, लेकिन ये जो गीत गाया गया है, ये श्लोक प्रतिपादित किया वो सूत्रधार के माध्यम से है। आगे का जो श्लोक आएगा वो नटी के माध्यम से, जो मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगा। इससे संबंधित कोई बात हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।